नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने 64वीं बीपीएससी का समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर जो मैंने गेस किया था कुछ क्वेश्चन इतिहास से संबंधित, तो दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं और यह क्वेश्चन है पाल कला की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दो तरह से पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे, मुख्य परीक्षा में शामिल होना है तो पाल कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ दिया जाता है। दूसरा, पाल कला की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो एक है मौर्य कला, एक है पटना कलम और एक है पाल कला। तो पाल कला इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मौर्य कला आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो दो कला में से एक कला पूछा जाता है, तो उसी को मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। देखिए, मैंने यहाँ आंसर में यह सारा चीज यहाँ लिख दिया है आपको समय बचाने के लिए। इसी को आधार बना करके आप जो नोट्स तैयार कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों का इसमें सहयोग कर रहा हूँ कि आप बेहतर से बेहतर करें। तो देखिए, पाल कला मैंने यहाँ लिखा, और पाल कला को अगर यहाँ देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। साथियों, पाल कला के जो शासक थे ना, वह लोग राजनीतिक उपलब्धि के लिए कम लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए अधिक याद किए जाते हैं। अब कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे वह एनसीईआरटी हो चाहे और भी सारा बुक, तो यह वैसा काल था ना जिसमें बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर था, और उस धर्म को इन्होंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उसी धर्म को आधार बना करके पाल कला का विकसित रूप जो है स्थापित कर दिया। दूसरी बात कि पाल कला का महत्व इसलिए भी है कि इन लोगों के समय में भारत की संस्कृति जो है वह तिब्बत पहुंच गई, दक्षिण पूर्व एशिया के देश में पहुंच गया, और वहां पर इस कला का अनुकरण जो है वह किया गया। जैसे मुंगेर अभिलेख देवपाल ने जारी किया था, उससे भी इन लोगों के कला के बारे में जानकारी मिल जाता है। और भी बहुत सारे अवशेष सुरक्षित हैं जिससे इन लोगों के कला के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है साथियों, स्थापत्य कला, यहाँ मूर्ति कला, यहाँ चित्रकला, यहाँ सब आलोचना मैंने लिखा है। और यह मैंने लिखा है स्थापत्य कला में यह 2-3 पॉइंट है: उदंतपुरी एवं सोम महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, नालंदा बौद्ध मठ। और इसकी विशेषता भी मैंने यहाँ डाल दिया है कि स्थापत्य कला की विशेषता अंदरूनी, अंदर मैंने लिखा है, और बाहरी दीवारों की सजावट इसकी मुख्य विशेषता के रूप में माना गया है। तो उदंतपुरी एवं सोम महाविहार का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा कराया गया था। यही से शुरुआत हो जाती है। देखिए, यह जो स्थापत्य कला है ना दोस्तों, यह नागर शैली पर, यहां लिख रहे हैं नागर शैली पर आधारित था। इस नागर शैली पर आधारित इस महाविहार का, इस इमारत का निर्माण जो है वह कराया गया। अब इसके बाद विक्रमशिला महाविहार की बात आती है, विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, उन्होंने भागलपुर के समीप विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था। एक बात इसमें और भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव भी दान में दे दिया था। तो कला के क्षेत्र को इन्होंने लोगों ने प्रश्रय दिया। अब यहाँ पर नालंदा बौद्ध मठ मैंने लिखा है। इस वंश के शासक थे देवपाल और काफी शक्तिशाली थे। उनके समय में जावा सुमात्रा के शासक बलपुत्र देव नाम था। बलपुत्र देव ने देवपाल से अनुरोध किया
और इनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। और उसी के समय में नालंदा में बलपुत्र देव ने एक बौद्ध मठ की स्थापना कर दिया। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत यह चीज लेकर के, यह तथ्य लेकर के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और यह विशेषता में एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखा है वह इसको डाल सकते हैं। इन इमारतों के महाविहार के दीवारों पर भी विभिन्न प्रकार का सजावट जो है वह किया गया है। यह भी इसकी एक विशेषता है। तो स्थापत्य कला के साथ साथ पाल वंश के शासकों ने मूर्ति कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अब मैंने यहाँ आप लोगों के सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है मूर्ति कला को। एक है धातु की मूर्ति, एक है पाषाण की मूर्ति, और एक है मृण मूर्ति जो मिट्टी का द्वारा बनाया जाता था। छोटे छोटे मूर्ति जो है वह बना दिए जाते थे। अब धातु की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति और मृण मूर्ति, यह जो मूर्ति बनाया गया है इसमें स्पष्ट है कि अधिकांश मूर्ति जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा जो था उससे संबंधित मूर्तियों का निर्माण कराया गया। कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हैं जो जातक कथाओं पर भी आधारित है। जातक पुस्तक है और उसी पर आधारित यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण जो है वह किया गया है। हम लोग सब कोई जानते हैं कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख जो है वह किया गया है। साथियों, यहाँ देखिए मैंने 3 भागों में इसको बांटा और इसकी विशेषता भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कांस्य धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, जो धातु की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो फिर पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति में काला बेसाल्ट पत्थर का ज्यादा प्रयोग किया गया, यह इसकी विशेषता है। राजमहल की पहाड़ी और मुंगेर के क्षेत्र से काला बेसाल्ट पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता था और इसीलिए इन लोगों ने इसका अधिक से अधिक प्रयोग जो है वह किया है। मानवीय सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मूर्तियों में मानव के अंग प्रत्यंग का अधिक से उकेरने का प्रयास किया गया है और यह बिल्कुल ही सजीव लगता है। जो यह मूर्ति बनाया गया वह सजीवता को प्रदर्शित करता है। तो यह कुछ विशेषता है इस मूर्ति कला की। मृण मूर्ति में छोटी छोटी मिट्टी का मूर्ति बनाया गया था। वह मनोरंजन के रूप में भी होता था, वह खिलौना के रूप में भी होता था और इसके साक्ष्य अधिकांश जगह से मिला, चाहे नालंदा हो, चाहे नौलागढ़ हो, चाहे जयमंगलागढ़ हो, कहलगांव हो, मुंगेर का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों से पालकालीन कला के क्षेत्र का अधिकांश नमूना जो है वह प्राप्त हो गया है। तो यह हम लोगों का मूर्ति कला हो गया। अब इसमें चित्रकला भी हम लोग शामिल करेंगे। तो चित्रकला को मैंने 2 भागों में बांटा है, पांडुलिपि और भित्ति चित्र। कुछ चित्र पांडुलिपि के रूप में बनाए गए हैं जो ताम्रपत्र पर बनाया गया। उसकी विशेषता भी मैंने यहाँ लिखा है, ताम्रपत्र का प्रयोग लाल, नीला, काला और सफेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता था। बैंगनी का भी किया गया है लेकिन यह अधिक किया गया है। तो पांडुलिपि और भित्ति चित्र, दीवारों पर भी चित्र जो है वह बनाए जाते थे। साथियों, यहाँ पांडुलिपि में सबसे महत्वपूर्ण है अष्ट सहस्र प्रज्ञा पारमिता। नाम है अष्ट सहस्र प्रज्ञा पारमिता और दूसरा पंचरक्ष। तो एक पांडुलिपि यह है, बहुत बड़ा है, यह छोटा है, पंचरक्ष नाम दिया गया है। चित्रकला का नमूना जो है ना वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। बंगाल के द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिस संस्था की स्थापना किया गया था 1784 में, वहां पर भी पालकालीन चित्रकला का नमूना जो है वह सुरक्षित है और आज भी
देखा जा सकता है। तो चित्रकला में भी यह लोग काफी बढ़े चढ़े हुए थे। इसके साथ साथ भित्ति चित्र, दीवारों पर भी चित्र बनाने का कार्य जो है वह किया जाता था और यह काफी लोकप्रिय और विकसित अवस्था में माना गया है। तो पाल कला के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर साथियों चित्रकला में दो नाम आता है। धीमन कलाकार थे और विठपाल, यह दो कलाकार थे जिन्होंने पाल कला को उन्नत शिखर पर पहुंचाने का कार्य जो है वह संपन्न कर दिया। अब थोड़ा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ आलोचना भी लिखा है। आलोचना क्या है कि पाल कला भले ही विकसित हुआ लेकिन इसमें मौलिकता नहीं है। किसी प्रकार की मौलिकता का दावा जो है वह नहीं किया जा सकता है। तो यह अन्य कला से प्रेरित माना गया है। तंत्र मंत्र का प्रभाव इस पर दिखलाई देता है, तंत्रवाद जिसको कहते हैं। तो आलोचना में यह दूसरा पॉइंट बन जा रहा है, तंत्र मंत्र का प्रभाव। प्रभावित था यह फिर से मौर्य और गुप्त कला से प्रभावित था। यह कला जो है ना मौर्य और गुप्त कला से प्रभावित था। लेकिन हम लोग यह भी कह सकते हैं कि मौर्य कला और गुप्त कला काफी समृद्ध कला थी। अनुकरण उसका किया गया लेकिन 100% उसमें यह लोग सफल नहीं हुए। जैसे मौर्य कला की पॉलिश आज भी बरकरार है, उसका अनुकरण इन लोगों ने किया लेकिन वह 100% जो है दिखलाई नहीं पड़ता है। फिर भी साथियों आलोचना के बावजूद भी मध्यकाल के पूर्व में, अब मध्यकाल की शुरुआत होने वाली थी, तो उस समय इस प्रकार के कला को विकसित रूप देना यह बहुत बड़ी बात है और मानव के सामाजिक जीवन को इस कला के माध्यम से प्रस्तुत कर देना यह भी बहुत बड़ी बात है और पाल कला के महत्व का उजागर इसी से हो जाता है। तीसरा बात इसमें मैं जोड़ूंगा कि इसी समय भारत की संस्कृति को तिब्बत की संस्कृति से संपर्क कराया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी इस कला का अनुकरण इस समय में किया गया। तो हम आप कह सकते हैं भले ही मौलिकता नहीं हो फिर भी प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का काल जहां समाप्त हो रहा है उस काल के अंतर्गत और इस कला का विकास हुआ तो यही बहुत बड़ी बात जो है वह माना जा सकता है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के सहयोग के लिए। पाल कला देखिए मैं समय निकाल करके, चूंकि जॉब में जाने के बाद तो समय कम हो जाता है, तो जब समय मिलता है मैं निकाल करके आप लोगों के सामने आता हूँ। यह नहीं है कि मैंने छोड़ दिया या केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए आता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और समय जब मिलता है तो मैं ले करके आता ही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी को आधार बना करके आप अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। 2 में से 1 क्वेश्चन संभावना है कि आएगा, 3 ही लिखा जाता है, तो 1 लगभग हम लोगों का तैयार हो गया यहाँ पर। इस मौर्य कला आप वीडियो देखे होंगे और फिर जो है यह पाल कला की बात है, क्योंकि पटना कलम जो है वह 2 बार से पूछ रहा है, तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। अच्छे से तैयारी कीजिए, धीरे धीरे समय तो निकलते ही जाता है ना, और तैयारी कीजिएगा अच्छे से, लगन के साथ, ईमानदारी से, तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।